शॉर्ट सा जो है इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ ज़ैनब ज़िया। और मैं आपकी फैसिलिटेटर हूँ PRC 3 के अंदर। PRC 3 अगर अब आपको पता हो तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ये जस्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस करता था, अब स्कीम चेंज होने के बाद इसका न्यू नाम हो गया है बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट्स। यानी इसकी अब आपके पास 2 बुक्स हो गई हैं, ठीक है। एक बुक जो है वो इकोनॉमिक्स पोर्शन की है और दूसरी बुक जो है वो बिजनेस रिलेटेड है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन मैं डील करूँगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स पोर्शन के अंदर 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। वो मैं आपको शो कर दूँगी। आईकैप की जो बुक है वो आईकैप की वेबसाइट से भी मिल जाएगी आपको। उसमें इकोनॉमिक्स के 12 चैप्टर्स हैं, जबकि बिज़नेस के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें तकरीबन हाफ जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, बाकी दूसरे टीचर्स पढ़ाएँगे, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से आपको बता दूं कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है मेरा, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई जिनसे आप पढ़ रहे हैं वो कितने कैपेबल हैं। तो क्वालिफ़िकेशन मेरी, मैंने जो है वो इंटर तो चले आप छोड़ ही दें, मेरा मैंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में 2018 में कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डबल गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। डबल गोल्ड मेडलिस्ट किस तरह से हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों में ही जो है वो गोल्ड मेडल है, फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है ना। रिसेंटली मैंने एमफिल कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स में फ्रॉम IOBM। तो 2025 अभी 2026 ही कह दें क्योंकि बिल्कुल रिसेंट ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की ही मेरी स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा अगर मैं एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा अपना बताऊं आप लोगों को, तो सिर्फ सी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सी इंडस्ट्री से तो एसोसिएट हुए हुए मुझे जो है वो 7 ईयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स इन सी इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कराची यूनिवर्सिटी में भी जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, और रिसेंटली जो है वो मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ा रही हूँ। लेकिन सी इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं। तो ठीक है, तो ये मेरी जो है ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है। तो जो सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, उसका मेरा उसकी मेरी क्वालिफ़िकेशन भी उसी की है और मेरा एक्सपीरियंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है उसके अंदर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है सब्जेक्ट के हवाले से बात करते हैं। देखें, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से दिख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, हसीब भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है ना। उनको इस बारे में शायद इस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी समझें नो हाउ नहीं होगी कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, कैसा सब्जेक्ट है, क्या है, ठीक है ना, कोई आइडिया नहीं है। तो ये बिल्कुल आपने समझने कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह जब आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आप इतना कैपेबल होंगे कि आप अपनी पूरी अपनी इकॉनमी को एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू से देखेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रीवियसली जब आप न्यूज़ वगैरह में सुना करते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ा करते होंगे या वैसे ही आप कोई न्यूज़ देखा करते होंगे तो आपको समझ में नहीं आती होंगी। लेकिन जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पेपर तो पास करने ही हैं हमें इंशाल्लाह, लेकिन नॉलेज लेवल भी आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको पता लगेगा कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे आपकी नॉलेज में एक वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया और मैं शो भी कर देती हूँ। आई थिंक मेरे पास इस वक्त यहाँ पे जो बुक डाउनलोड हुई है वो आईकैप की रीसेंट बुक तो नहीं है,
लेकिन इससे थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूँगी। रिसेंट बुक अभी इसमें मैं डाउनलोड कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह की, ये प्रीवियस पैटर्न की बुक असल में मेरे पास अभी यहाँ पर है, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसमें जो है वो प्रीवियसली जो है वो 13 चैप्टर्स थे, लेकिन अब आईकैप ने जो है इसमें से अब जो चैप्टर को थोड़ा सा जो है वो कंसाइज ज़्यादा तो नहीं किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स कम करे हैं, और अब आपके पास जो न्यू जो आपके पास स्कीम है उसके मुताबिक आपके पास 12 चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब पेपर पैटर्न क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब जो आपका PRC 3 है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे बेस नहीं करता, उसमें बिज़नेस भी इंक्लूड हो गया है। तो जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स और बिज़नेस दोनों में से आएगा, ठीक है ना, 50-50 मोस्टली। लेकिन ये रेशो जो है एज़ फार एज आई नो और जो स्टूडेंट्स ने बताया है वो ये कि ये रेशो इतना फिक्स नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि 50-50% आए, लेकिन मोस्टली जो है रेशो इसी के क्लोज ही रहेगा। तो बेसिकली जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है आपका कि आपके पास आएंगे 50 MCQs, टोटल 50 MCQs आएंगे, और यानी MCQs बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर पे होगा आपका, आपको कुछ भी राइट नहीं करना होगा, ठीक है ना। और ये पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। जी 50 होंगे, 50 MCQs होंगे 100 मार्क्स के, यानी एक MCQ आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और ये 50 MCQs में इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों के MCQs मिक्स आएंगे आपके पास, ठीक है जी। 50% जो है वो पासिंग का की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ओवरऑल 50% ले लें, या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर एक सेपरेट सब्जेक्ट के अंदर 50% ले लें, यानी इकोनॉमिक्स पोर्शन में से जो MCQs आ रहे हैं उसका 50% भी अगर आपने ले लिया तो भी आपका पेपर 50%, ठीक है ना, तो भी पेपर क्लियर है आपका। अच्छा, अब हमने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए एक बात, हमेशा जो आपका जो फर्स्ट क्लास होती है, बल्कि मैं तो यूँ समझ लें कि हर क्लास में ही ये बात कर रही होती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है ये बात। देखिए आप एक ऐसी फील्ड आप लोगों ने चूज़ करी है जो कि आप लोग जो है वो BBA भी कर सकते थे, आप लोग सिंपल जो है वो ग्रेजुएशन भी कर सकते थे, लेकिन आपने CA इंडस्ट्री को चूज़ करा है। ऑब्वियसली कोई ज़ाहिर रीजंस होंगी, अब आप लोग ज़्यादातर ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं तो मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बट ज़्यादातर जो है ऑब्वियसली जब ये फील्ड चूज़ करते हैं तो बहुत सौ का ड्रीम होता है कि भाई CA बनेंगे। ऑब्वियसली आगे जाकर CA का एक पूरा एक CA के अंदर एक पोटेंशियल है, एक जॉब उसकी बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब आपको किसी भी फील्ड में आगे कंप्लीशन के बाद बहुत अच्छा जो है वो स्कोप आपको नज़र आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो फील्ड भी इजी नहीं होती, वो फील्ड भी टफ होती है। तो CA जो है ना ये आपसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट आपसे मांगता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर, हार्ड वर्क तो मैं कहती हूँ हर चीज़ में ही चाहिए होता है, बट ये कि एक जो होता है ना कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, मोटिवेशन, अपने आप को एक मोटिवेट करते रहना। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वही आपका पेपर बना रहा है, आपको पता है अच्छा यार ये असाइनमेंट्स दे देगा, इतने मार्क्स इसमें निकल जाएंगे, बाकी ठीक है, टीचर का आइडिया है कि ये किस तरह का पेपर देगा। सम टाइम टीचर्स भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि भाई इन पोर्शन में से पेपर बनेगा, तो आपको एक आइडिया होता है, ठीक है ना। CA के अंदर ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। CA के अंदर ये है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स जो है वो इसको क्या कर रहे होते हैं, इसकी आपको तैयारी करवा रहे होते हैं, पेपर आपका आईकैप बनाता है, ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी सिचुएशन है, और इसके अंदर जो है वो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि CA के अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए, जो कि नॉर्मली जब स्टूडेंट्स एक इंटर के बाद आता है तो उसमें वो चीज़ नहीं दिखती। एक कुछ एटीट्यूड्स ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप CA करेंगे तो आपके जो है ना CA बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ये एटीट्यूड क्या है कि आप प्रॉपर क्लास ना लें, ठीक है। क्लास लेने के डिफरेंट मोड्स हो गए हैं, अब तो आप फिज़िकल कैंपस आके भी क्लास ले सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो फिज़िकल जब आप कैंपस आके क्लास लेते हैं उसका ज़ाहिर है एक इन्वायरमेंट जो है ना वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप फिज़िकल नहीं ले सकते, आकर आप बहुत दूर रहते हैं या कोई भी आपके दूसरे मसले हैं, दूसरे सिटी में हैं, तो आप ऑनलाइन लें, ठीक है ना, यानी लाइव क्लास लें। रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में
कोई ऐसा मसला हो गया जो आप किसी भी सूरत आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे क्लास लेना, तो आप उस फैसिलिटी को अवेल करें, वो भी इस तरह से कि आपको पता है कि कल नेक्स्ट क्लास है, तो उस नेक्स्ट क्लास से पहले आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा जो है सम टाइम जो है स्टूडेंट्स इसमें बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है रिकॉर्डिंग पेंडिंग पे पेंडिंग होती रहती है और फिर आप जो डेली लेक्चर्स होते हैं वो भी नहीं ले पा रहे होते क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आ रहे होते, आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हुए होते। तो इस तरह से करते करते जब एग्ज़ाम करीब आ जाते हैं और आपके पास इतना पेंडिंग पड़ा हुआ होता है, आपको समझ नहीं आता कि इस टाइम पे मैं लेक्चर लूँ या प्रैक्टिस करूँ MCQs की, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले तो अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है कि या तो मैंने फिजिकल कैंपस में आके क्लास लेनी है या फिर मैंने ऑनलाइन यानी लाइव क्लास लेनी है, इसके अलावा तीसरा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस मैंने ये 2 चीज़ों को ही अपने जहन में रखना है। दूसरी बात ये कि देखें आप डेली क्लास ले रहे हैं, आपको सारी सब कुछ समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से पढ़ाना है, चीज़ों को लेकर चलना है। इंशाल्लाह जब आप क्लास लोगे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट सब कुछ समझ रहे हो और आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपके लिए पेपर पास करने के चांसेस बहुत ही कम है। अच्छा, अब MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं उसका भी सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, सारा मटेरियल हमारी तरफ से होगा। हर चैप्टर के जो हैं 100 या मोर देन 100 MCQs मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के 100 के अंदर हैं, कुछ के 100 से ज़्यादा हैं, वो मैं आपको हर चैप्टर के प्रोवाइड करूँगी। उसमें से कुछ MCQs मैं क्लास में करवा दूँगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है तो हम सारे MCQs क्लास में नहीं करवा पाएंगे, तो मैं आपको हर क्लास के बाद जो है वो बताया करूँगी कि भाई इतने MCQs आपने घर से करके आने हैं, आप नेक्स्ट डे करके आएंगे। फिर आपको अगर किसी MCQ में प्रॉब्लम होगा तो वो आप मुझसे पूछेंगे, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी चीज़ें चलेंगी। हर चैप्टर के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक क्विज़ हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो अब मैं क्विज़ भी जो है वो ऑनलाइन ही लेती हूँ, गूगल फॉर्म के थ्रू लेती हूँ। एक टाइम आपको बता देती हूँ, डे बता देती हूँ, उस दौरान आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना होता है, आपके पास आंसर आखिर में क्विज़ को आपको स्कोर पता चलता है, फिर उसमें जो MCQs आपको गलत होते हैं वो फिर हम डिस्कस करते हैं, आप डिस्कस करते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आया। अगर आप मुझसे पूछेंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा आपकी कहाँ कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो आपने जो है वो हमारे साथ साथ चलना है, ये सबसे पहली चीज़ है जो आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि आपने चीज़ों को डिले नहीं करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगी, ठीक है, ऑब्वियसली बाकी टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से गाइड करेंगे कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, बट इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप एक क्लास भी मिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में समझने में, पिक करने में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करना है आपने स्टार्टिंग से कि भाई अब मैं किसी ऐसी, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी नॉर्मल फील्ड में नहीं हूँ, मैं एक ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ लिटरेरी जो है हर दूसरा बंदा पास नहीं कर पाता अगर वो जो है वो प्रॉपर हार्ड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, डेडिकेशन मेरी चाहिए। तो मैं अपने आप से, आप लोग कमिटमेंट कर ले कि भाई हमने डेली क्लासेस लेनी है, हमें जो भी असाइनमेंट होमवर्क दिया जाएगा हमने प्रॉपर टाइम पे करना है। हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम अपने टीचर से पूछेंगे, क्योंकि बगैर पूछे हमें नहीं पता चलना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आप नहीं पूछेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। इवन ये कि हम तो इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि क्लास के साथ साथ हम कहते हैं कि ठीक है आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी मैसेज करते हैं, हम आपको वॉइस नोट में वैसे ही रिप्लाई कर देंगे, समझा देंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीसरी चीज़ ये कि जब आपसे क्विज़ लिया जाएगा तो आपने क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें स्टार्टिंग कोर्स से एंड तक आपने जो है ऐसे ही कंटिन्यूशन में रखनी है। समटाइम ये होता है स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट्स बड़े अपडेट, हाँ भाई फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा चल रहा है, सेकंड चैप्टर आहिस्ता 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 फलां की शादी थी, हम शादी में लग गए तो हमारी क्लासेस मिस हो गई, या हमें अपने कोई अगर दूसरे सिटी से है वहाँ जाना पड़ गया, क्लासेस मिस कर दी। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, ज़ाहिर है भाई ज़िंदगी के मैटर साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें। ज़रा सा डिले होगा तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का डिले नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके डिले हो जाएंगे, उनके लेक्चर्स भी पेंडिंग हो जाएंगे, तो फिर आपको सारे लेक्चर्स को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से देखा है कि जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी ये
कि आपको ओरिएंटेशन में गाइड कर दिया गया होगा कि हर एक मंथ छोड़ के जो है वो आपके पेपर्स होते हैं। जैसे अभी मई में पेपर होंगे, मई के बाद जुलाई में पेपर होंगे, तो इस तरह से आपका जुलाई अटैम्प्ट है। जुलाई के अंदर आप लोग इजीली तीनों पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है अगर आप प्रॉपर क्लास लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। अगर कोई भी किसी भी हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी, राइटिंग में होगा, स्पीच में होगा, पेपर कंप्यूटर पे है आपका, ठीक है। एमसीक्यूज हैं, जस्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे ऑप्शंस, आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। हाँ भाई, यार जो ऑनलाइन ले रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखें क्लास को अटेंटिव रखें। अगर आप जो है वो इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो आप तो घर में बैठे हुए आप तो सो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहें। अगर कुछ नहीं पूछना तो उस पर भी बोलें कि नहीं कुछ नहीं पूछना, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो है ना वो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सबको अलग अलग से तो मैं वो नहीं करूँगी। बिजनेस का सब्जेक्ट कौन से सर पढ़ाएंगे? देखें, बिजनेस का कुछ पार्ट आपको सर तारिक तुनिया पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और कुछ चैप्टर्स आपके जो है सर इमरान अरशद पढ़ाएंगे, ठीक है। सही है, चलें। फिर अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ है, दो तरीके कार हैं पढ़ने के। एक तो ये कि आपको आपके सामने मैं बुक ओपन कर दूं और मैं आपको बुक से पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बुक तो पता है बुक है ना, बुक तो एक बहुत डिटेल में लिखी हुई होती है, ठीक है ना। तो हम अगर इस तरह से एक एक लाइन पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा शायद एक चैप्टर ही पता नहीं 2 से 3 वीक ले ले, ठीक है। तो उसके लिए हम जाहिर है कि हमें पता है कि कौन कौन से इसमें से टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि पीपीटी स्लाइड्स जो हैं वो हर चैप्टर की जो हैं वो प्रिपेयर करी हुई हैं, ताकि हमें बुक देखकर एक हम डर जाते हैं ना आजकल, आपको बुक देखकर जो है वो डर लगने लग जाता है कि ये क्या चीज़ है भाई, तो वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। आपको इस तरह से पीपीटी स्लाइड्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। विशाल, आपने क्या करना है बेटा? तो ये इस तरह से आपको पीपीटी स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी चैप्टर्स के नाम से ही पता लग रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक्स के बारे में, उसकी नेचर को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की क्या नेचर है, उसका क्या स्कोप है, ठीक है ना। बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात करते चलें कि इकोनॉमिक्स की अपनी टर्म का क्या मतलब है। किसी को कुछ थोड़ा बहुत याद है, आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स टर्म का क्या मतलब है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनसे थोड़ा सा आप लोग डरे नहीं कि अब हमने बता दिए तो मिस हमसे सवाल पूछ रहेंगे। आई एम जस्ट कि भाई अगर आपको याद है किसी को तो वो बता दे, नहीं याद तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि भाई जो इकोनॉमिक्स का जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है, कॉमर्स का बच्चा, उसको भी कुछ याद नहीं है। तो मैं ये जाहिर है कि अगर किसी ने पढ़ी हुई भी है, लेकिन कुछ हमारे पास मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे भी हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, तो जाहिर है तो हम तो ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की जो टर्म है ये डिराइव हुई है एक ग्रीक वर्ड से, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ये बात, ठीक है ना।
और वो वर्ड था आपका ओइकोनोमोस, और कुछ जगह पे ओइकोनोमिया भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। ओइकोनोमोस या ओइकोनोमिया का क्या मतलब है? होम मैनेजमेंट, ठीक है। ओइकोनोमोस का क्या मतलब है? होम मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्म इकोनॉमिक्स का मतलब होम मैनेजमेंट हुआ, तो ये क्या मतलब हुआ? कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, जिस तरह से अगर हम अपने घर से बात करना स्टार्ट करें, तो जिस तरह से हमारे घर को हमारे पेरेंट्स मैनेज करते हैं, हमारे घर के रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं पेरेंट्स उनको मैनेज करते हैं एक लिमिटेड इनकम में रहते हुए। किस तरह से आप सबकी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को आपके पेरेंट्स जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? होम मैनेजमेंट है, ठीक है ना। कि भाई सबकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, सबकी ख्वाहिशें भी, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपके पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मैक्सिमम जितनी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें अपनी इनकम में रहते हुए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर को ब्रॉड लेवल पे देखें तो हमारे कंट्री भी तो हमारा घर ही है, ठीक है ना। पूरी इकोनॉमी भी तो हमारा घर है, पाकिस्तान भी तो एक तरह से हमारे घर ही कंसिडर किया जाएगा। तो होम मैनेजमेंट से ही एक और कॉन्सेप्ट इसमें निकल जाता है, स्टेट मैनेजमेंट। अगर आप इसको ब्रॉड लेवल पे देखें, जिस तरह से हमारा घर हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, इसी तरह से हमारे मुल्क को भी हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है। हमारे मुल्क में जितने भी गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो एजुकेशन सेक्टर पे भी लगाए, हेल्थ सेक्टर पे भी लगाए, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगाए, ठीक है ना, डिफेंस पे भी लगाए, और हर सेक्टर को जो है वो रिसोर्सेज मिलें और मैनेजमेंट हो, ठीक है ना, प्रॉपर। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स आपको एक प्रॉब्लम बताती है कि यार एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट बना, और वो प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन समथिंग विच इज लिमिटेड, फाइनाइट, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। लेट्स से हमारे पास मनी अनलिमिटेड है नहीं, लिमिटेड है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए हमें अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को पूरा करना है। तो बेसिकली यही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट की ज़रूरत ही जब पड़ती है जब कोई कंस्ट्रेन हो, कि भाई इस कंस्ट्रेन में रहते हुए आपको जो है ये गोल अचीव करना है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी हों, लेकिन कंस्ट्रेन क्या है? कि उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है? लिमिटेड है। तो यही मैनेजमेंट है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देती हूँ अक्सर कि भाई आपका टाइम भी तो स्केर्स है ना, आपका टाइम भी तो लिमिटेड है, उस टाइम में करने की एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। लेट्स से आप इस टाइम क्लास ले रहे हैं, इस टाइम आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते थे, लेकिन आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं ना, कि मैंने अपने टाइम को कहाँ लगाना है कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमें इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करना है। इसलिए इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हाउ कैन वी मैनेज आवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको जो है मैनेजमेंट आती है, कि आपको डिसीजन मेकिंग आती है, ठीक है ना। कि आप सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ने पे क्या आएगा? अकाउंटिंग आएगी, हिसाब किताब करना आएगा ना। लेकिन सिर्फ हिसाब किताब तो सब कुछ नहीं होता। जब आप एक बड़े लेवल पे जाते हैं, CFO CEO लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है? हिसाब किताब तो आपके नीचे के लोग कर रहे होते हैं, आपको क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है।
आपके सामने सारी फिगर्स सब कुछ रख दी जाती हैं कि भाई ये कंपनी की इनकम है, ये रेवेन्यू है, ये उसके जो है ना एक्सपेंडिचर्स हैं, ये उसके गोल्स हैं, सब कुछ आपके सामने रख दिया जाता है और आपसे बोला जाता है अब आप क्या डिसीजन लेंगे। आपको उस टाइम पे क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है, ठीक है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए कि अपना गोल, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ठीक है ना, ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़कर ही समझ में आता है। अब इकोनॉमिक्स ऐसी क्या जादू आपके अंदर करेगी कि आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना आ जाएगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको नॉलेज देगी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। इकोनॉमिक्स आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में सिखाएगी, इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमी के बारे में बताएगी। आपको कितनी चीज़ें हैं जो अभी नहीं पता होंगी कि जब गवर्नमेंट किसी तरह की कोई पॉलिसी लगाती है या सेंट्रल बैंक किसी तरह की कोई पॉलिसी लगाता है तो उस पर एक आम इंसान से लेकर बिजनेसमैन तक क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, और किस तरह से हमें पॉलिसीज़ को देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग में चेंजेस लानी पड़ती हैं, अदरवाइज़ हमें जो है वो लॉस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी पता चलेंगी जब आप इनको पढ़ेंगे। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज इतनी गेन होती है कि आपको डिसीजन मेकिंग करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर है कि अभी तो सब्जेक्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो अभी इससे ज़्यादा आपको इतना डिटेल नहीं बताई जा सकती, तो मैं जस्ट आपको एक जो है ना ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जो है इस सब्जेक्ट को किन्होंने स्टार्ट किया बाकायदा एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर, और बाद में कौन कौन से लोग आए जिन्होंने जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट थ्योरीज दी अपनी, उन सबको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट, जैसे भाई साइंस के अंदर थ्योरीज आती हैं उनको साइंटिस्ट बोलते हैं ना, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिफरेंट लोगों ने अपने व्यूज़ दिए, अपनी थ्योरीज दी। लेट्स से क्या थ्योरी दी होगी? सबसे पहले तो आप थ्योरी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट लोगों के मुताबिक इकोनॉमिक्स है क्या, ये इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट किस हवाले से है, ये भी हर किसी का अपना व्यू है। इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हर किसी का अपना व्यू है। इकोनॉमिस्ट, CS आखिर में से हटा के आप ST लिख दें तो वो इकोनॉमिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि जाहिर है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फाउंडर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक्स की एग्जिस्टेंस इनसे पहले नहीं थी, इकोनॉमिक्स बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर मिक्स करके पढ़ा जाता था। लेकिन इन्होंने उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे आइडेंटिटी दी कि भाई ये एक होल न्यू सब्जेक्ट है आपका पूरा का पूरा, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। अब समटाइम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ये कोई स्कूल है जहाँ वो पढ़ते होंगे और उस स्कूल का नाम क्लासिकल होगा, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे स्कूल से मतलब है स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स किसे कहते हैं? स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं डिफरेंट नज़रियात को, ठीक है ना, डिफरेंट नज़रियात को। तो इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंट नज़रियात मिलेंगे। भाई हर किसी के सोचने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है ना, ठीक है। तो जो एडम स्मिथ जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, एडम स्मिथ का जो इकोनॉमी को देखने का तरीका था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी थ्योरीज थी, और जितने लोगों ने उनकी उन थ्योरीज को जो है वो माना और कहा और उन्हीं थ्योरीज में मज़ीद एक्सटेंशन करी, वो भी क्या, कौन से स्कूल ऑफ थॉट से कहलाए? क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम है। अच्छा, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से 1776 में। बुक का नाम आपके सामने बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से फेमस है। अब आ जाते हैं असल बात पर। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन क्या दी इकोनॉमिक्स की? एडम स्मिथ की डेफिनेशन बड़ी जो है ना आपको कंसाइज सी लगेगी। लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? एक वेल्थ की साइंस है। अब ये वेल्थ से क्या मतलब है भाई, साइंस ऑफ वेल्थ से क्या मतलब है? तो ये इन्होंने अपनी डेफिनेशन को क्या किया? इलैबोरेट किया।
इन्होंने कहा साइंस ऑफ वेल्थ से क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि भाई अगर किसी भी इकोनॉमी को, देखिए आपने इनकी बुक का नाम नोट किया, इनकी बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने अपनी इस बुक में ये बताया कि अगर कोई भी नेशन वेल्दी बनना चाहता है, कोई भी नेशन डेवलप्ड होना चाहता है, तो उसको कुछ पिलर्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिन पे काम करना होगा उसने। और वो पिलर्स क्या हैं, वो पिलर्स सारे वेल्थ पर बेस करते हैं। उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि भाई देखो 4 पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के, और ये चारों के चारों पिलर्स जो हैं वो बेस किस पे करते हैं, वेल्थ पे बेस करते हैं। उन्होंने वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब ये 4 पिलर समझें तो आपको बात समझ में आएगी। पहला पिलर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। दूसरा पिलर है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तीसरा पिलर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और चौथा पिलर है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ एक चीज़ जो आपको लग रही होगी, आपको लग रहा होगा वेल्थ से मतलब यहाँ पे शायद एडम स्मिथ का जो है वो पैसा हो। वेल्थ हम दौलत को ही कहते हैं ना, दौलत। तो बेसिकली दौलत ज़रूरी नहीं है कि पैसे की फॉर्म में हो। एक बात आप यहाँ पे क्लियर कर लें। आपको पता है कि ये जो आपके हाथ में 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये का नोट है, ये जो पेपर करेंसी कहलाती है, ये पेपर करेंसी हमेशा से थी क्या? हमेशा से पेपर करेंसी एग्जिस्ट करती थी? नहीं। इस पेपर करेंसी से पहले मनी जो है वो गोल्ड या सिल्वर की फॉर्म में था। आपने सुना होगा बादशाहों के दौर में अशरफियाँ और वो सब चला करती थी, ठीक है ना। और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो जब गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ नहीं होता था, तब लोग जो हैं वो चीज़ों को पैसों के तौर पे यूज़ करते थे। यानी पैसे के तौर पे नहीं, चीज़ों के ज़रिए एक्सचेंज हुआ करता था। यानी लेट्स से जो है मैं फार्मिंग करती हूँ और एक बंदा है जो फिशिंग करता है, ठीक है, तो मुझे फ़िश चाहिए और उसको जो है वेजिटेबल्स चाहिए, तो हम चीज़ों की आपस में एक्सचेंज करेंगे, जो कि बार्टर सिस्टम कहलाता है। कि मैं उसके पास गई, मैंने कहा भाई मुझे फ़िश चाहिए, उसने कहा मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जिसमें मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें अगर ये डेफिनेशन आप देखो तो क्या वेल्थ क्या है? मनी तो है ही नहीं। तो बेसिकली वेल्थ कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वैल्यू रखती हो, जो कि इंसान की ख्वाहिश को, इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो यहाँ पे वेल्थ से मतलब जो है ना वो मनी नहीं है। यहाँ पे वेल्थ से मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं? वो उनके अंदर एक ऐसी वैल्यू है कि वो हमारी ख्वाहिश को पूरा करती हैं, ठीक है ना। भूख लग रही है, हम बाहर गए, हमने बर्गर ख़रीदा और हमने बर्गर खा लिया। क्या है? बर्गर एक कमोडिटी है, जो उससे क्या हुआ, आपकी एक ज़रूरत, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, ठीक है ना। तो ये भी वेल्थ है, उसके अंदर एक वेल्थ है, ठीक है ना। मुझे वॉच लेनी थी, मैंने अपनी जो है ना वो वॉच एक ख़रीदी। मेरी ये वॉच भी क्या है, मेरे लिए वेल्थ है कि इससे मेरी कोई ज़रूरत पूरी हो रही है। मैं टाइम देखना होता है मुझे, या मुझे अच्छा लगता है वॉच पहनना, मेरी डिज़ायर है, ख्वाहिश है ये कि मैं वॉच पहनूँ, ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज भी जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वेल्थ कहलाती हैं। तो यहाँ पे एडम स्मिथ का वेल्थ से मतलब मनी नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज है। अब आ जाते हैं 4 पिलर्स समझने। एडम स्मिथ ने कहा था यार अगर किसी भी नेशन को वेल्दियर बनना है ना, तरक्की करनी है, तो उसको इन 4 पिलर्स पे काम करना होगा। सबसे पहला पिलर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब आपको वेल्थ का मतलब समझ में आ गया, क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले पिलर का मतलब क्या बना? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
अगर कोई भी इकोनॉमी ऊपर जाना चाहती है दूसरों से, तो उसको किस पे काम करना होगा? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? चीज़ें बनाए। क्यों भाई? जितनी ज़्यादा आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हो, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं, उतना ज़्यादा वो इकोनॉमी ग्रो करती है। ये क्या मतलब हुआ? किसी को सेंस समझ में आ रहा है? ऐसा कैसे होता है? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि नेक्स्ट क्लास से अगर आप लोग इसी सिटी से हैं तो आप लोग कैंपस में आके क्लास लें, ताकि वो एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बने, मैं आप लोगों से प्रॉपर सही तरीके से पूछ सकूँ। यहाँ पे टाइप करने में भी आप लोगों को टाइम लगेगा। हाँ भाई, अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है? क्यों प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है उसको एक पिलर कहा गया? एडम स्मिथ ने क्यों उसको पिलर कहा? जब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ जब आप प्रोड्यूस करने की तरफ जाते हैं तो आपको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इकोनॉमिक्स में कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी परेशान नहीं होइएगा, आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा तो तब आप उसको लिख लेंगे, ठीक है? अभी आप ज़रूरी नहीं है, बस आप जहन में रखें। 4 फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है। वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं? वो है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल। ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूँ, अब आप STT सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से CA कर रहे हैं, ठीक है? आपने PRC में एडमिशन लिया। अब आप STT की एग्जांपल ले लें। STT क्या प्रोड्यूस करता है? गुड या सर्विस? सर्विस। STT आपको CA की एजुकेशन दे रहा है ना, सर्विस प्रोवाइडर है। एजुकेशन क्या है? सर्विस है। कोई कमोडिटी तो नहीं है, टेंजिबल तो नहीं है, नज़र तो नहीं आती आपको, ठीक है ना, इंटेंजिबल है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब STT को ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? भाई सबसे पहले लैंड की, जगह की ज़रूरत पड़ेगी ना सबसे पहले, जहाँ ये सर्विस दी जाएगी, ठीक है ना। फिर लेबर की, जिसमें टीचर्स भी आ गए, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ गया, ठीक है ना, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3 कैपिटल की, भाई यहाँ पे जो फर्नीचर, लैपटॉप्स, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्टर्स, ये सारे क्या है? कैपिटल है, ये सारा कैपिटल है। आगे हम इन सब की डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे। अच्छा देखिए, कैपिटल के अंदर इकोनॉमिक्स में मनी नहीं आता, पैसा नहीं है, तो इसलिए आप इसको इन्वेस्टमेंट इस तरह से आप नहीं कह सकते, वो आगे हम डिफरेंस देखेंगे। अभी मैं आपको बस ना बहुत एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, इन चारों की डेफिनेशन आगे प्रॉपर आने वाली है। फिर ये तीनों चीज़ें हैं, बट एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। जिस एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो डिसाइड करता है कि मैंने कुछ प्रोड्यूस करना है। STT सॉल्यूशन जो है वो किनका है? सरतारिक तुनियों का है, वो एंटरप्रेन्योर है इसके। उन्होंने डिसाइड करा कि मैंने CA की एजुकेशन देनी है, उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल सबको कंबाइन करा और रिस्क लिया, ठीक है ना। उन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो स्टार्ट किया। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को, मैंने STT की एग्जांपल दे दी, आप कोई भी चीज़ सोच लें, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक ये सर्विस प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, चारों चीज़ें कंबाइन हो गई। जब ये सर्विस प्रोवाइड होगी तो ज़ाहिर इसकी एक्सचेंज भी होगा। एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको आप, दूसरे लोग उसको लेंगे भी ना, तो आप जैसे आप ले रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है ना, ये आप हमसे सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में जो है वो आप एक फ़ी पे कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है ना। एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर बंदा हर कुछ सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हर बंदा सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेट्स से आप बहुत अच्छे जो है वो कपड़े बनाते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपकी बहुत अच्छी फॉर्म है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन क्या आप सब्जियां भी खुद ही उगाएंगे? ठीक है, बाकी सारे काम भी आप खुद से करते हैं? नहीं भाई, आप टेक्सटाइल के अंदर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आपको दूसरी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दूसरों से एक्सचेंज करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा,
तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हर किसी की हर चीज़ में स्किल्स नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। हम जब एक्सचेंज करते हैं तो हमारी नीड, हमारी वांट्स पूरी होती हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखें, जब यहाँ पे सीए एजुकेशन देने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, सारे फैक्टर्स को कंबाइन किया गया और उन सब ने मिलकर एक सर्विस प्रोवाइड करी, प्रोडक्शन हुई, तो इस प्रोडक्शन के नतीजे में क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? जो भी लेबर यहाँ काम कर रहा है, उस लेबर को उसके एफर्ट के बदले में क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मिल रहा है। लेबर को रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन करा है मैंने। लेबर को रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है? मुझे महीने के एंड में क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी ना, ठीक है। तो लेबर का जो रिवॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वेजेस या फिर सैलरी या वेजेस, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो लैंड है, आपने जिससे ये लैंड ली, ठीक है ना, उस लैंड ओनर को आप क्या पे कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो कैपिटल है, कैपिटल का रिवॉर्ड मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी, अभी ये इस लेवल पे, अभी इस पॉइंट पे नहीं समझाया जा सकती, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कैपिटल का रिवॉर्ड क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। और जो एंटरप्रेन्योर है, सर तारिक तनियो, उनको क्या मिलेगा? इतनी मेहनत, सब कुछ, एक डिसीजन लेने का, उन्होंने रिस्क लिया, एक इंस्टीट्यूट खोला, उनको उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? 4 फैक्टर्स यूज़ होते हैं, और जब वो 4 फैक्टर्स यूज़ होते हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन 4 फैक्टर्स को क्या मिलती है? रिवॉर्ड मिलता है। पैसा आ रहा है ना, और जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग उस पैसे को क्या करते हैं? खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। यानी 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है। और जब कंजम्पशन होगी, अब आप देखिए कि ये पिलर इस तरह से चल रहा है, कंजम्पशन पे स्टॉप नहीं हो जाएगा। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, दोबारा चैनल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद देखें कि अगर आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो फर्म्स प्रोड्यूस क्यों करेंगी? आप खरीदेंगे, खरीदार होंगे तो बेचने वाले होंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है तो कोई बनाएगा क्यों उसको? तो अगर कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन होगी तो एक्सचेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंजम्पशन होगी, फिर प्रोडक्शन होगी। तो इस तरह का चैनल है। और अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर कोई इकोनॉमी कम प्रोड्यूस कर रही है चीज़ों को, तो क्या होगा? एक्सचेंज कम होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, इकोनॉमी नीचे आना शुरू हो जाएगी। हाँ भाई, अब एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो उसकी सप्लाई क्यों होगी? ठीक है ना। तो कंजम्पशन यानी डिमांड एग्जिस्ट करती है तो प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन होगी तो कंजम्पशन होगी। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन होती है तो इनकम जनरेट होती है, और इनकम जनरेट होती है तो लोग उस इनकम को कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, ये 4 पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने एक टर्म सुनी हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है जीडीपी। जीडीपी किस किसने सुनी है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जीडीपी की टर्म सुनी है? इसका ताल्लुक नहीं है कि भाई आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं, जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जीडीपी कहते हैं एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को, इसका मैं फुल फॉर्म अभी आपको नहीं बता रही, आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जाकर। लेकिन जीडीपी की इकोनॉमिक इंडिकेटर किसे कहते हैं? जब आप गाड़ी में आपको बताना होता है कि मुझे राइट पे मुड़ना है तो आप राइट इंडिकेटर चलाते हैं ना, ताकि दूसरों को इंडिकेट करें, बताएं कि भाई मैं राइट पे जाऊंगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो इकोनॉमी के हवाले से आपको इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। तो जीडीपी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। जब जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है तो हम कहते हैं भाई पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ गई है।
अब एक बंदे को, आपको समझे कुछ नहीं पता ये जीडीपी है क्या, लेकिन जब आप ये सुनते हैं यार पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ी है तो आपको लगता है हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। इतना पता है कि जीडीपी का बढ़ना अच्छा है। जीडीपी है क्या? जीडीपी आपको यही बताती है कि एक इकोनॉमी एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। जितना ज़्यादा एक इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसकी जो जीडीपी की वैल्यू है उतना ज़्यादा आती है। और हम उस इकोनॉमी को कहते हैं यार ये इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। जब ये ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ लोग एक्सचेंज भी ज़्यादा कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ इनकम भी ज़्यादा जनरेट हो रही होगी, यहाँ लोगों की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आई थिंक मैंने बहुत इसको डिटेल में समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा कि एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन का मतलब क्या था। तो एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, वेल्थ को दी। अच्छा, क्या पूरी बुक में यही लिखा हुआ था उनकी? नहीं, उनकी बुक में बहुत सारी चीज़ें थी जो सारी बातें अभी इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं की जा सकती ना, आपके कोर्स का पार्ट है। तो आपको बस एक छोटी सी डेफिनेशन बताई गई कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की अपनी बुक में ये डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ के और बहुत सारे व्यूज़ हैं जिनमें से कुछ व्यूज़ आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, ये उनका व्यू था। एक डेफिनेशन और आज की क्लास में पढ़ लेते हैं, वो है जो दूसरी डेफिनेशन आपके पास। देखें, इकोनॉमिस्ट तो बहुत सारे आए, लेकिन कुछ थे ना फेमस इकोनॉमिस्ट जिनकी डेफिनेशन बहुत फेमस हुई। उनमें से कुछ डेफिनेशन आपकी 3 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन आपके कोर्स में ऐड की गई है। जो सेकंड डेफिनेशन है इकोनॉमिस्ट की, उनका नाम क्या है, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी, किस नाम से, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। कब लिखी, 1890 में। और ये जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं उस स्कूल का क्या नाम है, नियो क्लासिकल। एडम स्मिथ जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे उसका क्या नाम था, क्लासिकल। इनके जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जी जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, नियो क्लासिकल। यानी इनका एडम स्मिथ के जो थॉट्स थे उनसे थोड़ा सा क्या था, डिफरेंस था। इनके थॉट्स थोड़े से डिफरेंट थे इकोनॉमी को देखने के, इकोनॉमिक्स को देखने के। इनकी जो एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ये तो डिफरेंट है। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कहती हूँ कि जो मार्शल की डेफिनेशन में है वो ये कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको बेस किया, उसका फोकस रखा वेल्थ पर। आप एक मिनट के लिए बस सोचें कि आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जो वेल्थ पर बेस करता है, ठीक है ना, जिसमें आप बस ये आपको सिखाया जा रहा है कि यार अपनी कंट्री को कैसे वेल्दियर बनाना है, कैसे आपकी कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में, कैसे आपने रूल करना है बाकी कंट्रीज़ पे। इसमें समटाइम कुछ नेगेटिव थॉट्स भी इंक्लूड होना शुरू हो जाते हैं कि भाई आप कैसे जो है ना वो वेल्दी बन सकते हैं। वेल्दी बनने के कुछ पॉजिटिव जो है ना कुछ सीधा रास्ते भी हैं, कुछ नेगेटिव रास्ते भी हैं, लेकिन आप पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे ना, आप तो सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जो एडम स्मिथ थे उनकी डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि आपने एक ऐसी डेफिनेशन दी है जो लोगों में लालच, खुद सेल्फिशनेस जो है ना वो पैदा करेगी कि हर कोई बस ये सोचेगा कि किस तरीके से वेल्दी बनना है, ठीक है ना। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में जो फर्स्ट लाइन दी, वो देखो फर्स्ट लाइन ही ने पूरा का पूरा व्यू चेंज कर दिया। मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, वेल्थ को नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स में हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं। जब आप आगे थ्योरीज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की तो आपको पता चलेगा यार ये तो हमारे बारे में बात हो रही है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इंसान अपनी ज़िंदगी में, एक आम जिंदगी के अंदर जो भी काम करता है वो उसके बारे में आप जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब अगेन हम तो बहुत सारे तरह के काम करते हैं, तो कौन से पार्ट पे जो है इकोनॉमिक्स एग्जामिन करती है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको पढ़ने में,
मटेरियल रिक्विजिट्स किसे कहते हैं? चीज़ों को, ठीक है ना, मटेरियल थिंग्स, जैसे कि कोई भी चीज़ जो टेंजिबल होती है, ठीक है ना, उसको हम मटेरियल रिक्विजिट्स कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसको आप कंज्यूम करते हो अपनी फ़ायदे के लिए, भूख लग रही है खाना खाओगे, आपकी वेलबींग बढ़ेगी, ठीक है ना, कपड़े लोगे उससे आपकी वेलबींग बढ़ेगी, ठीक है ना, ये सारी क्या है? मटेरियल रिक्विजिट्स हैं जो कि आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मार्शल बेसिकली कहना क्या चाह रहे थे और मार्शल और एडम की डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। एडम का सारा फोकस वेल्थ पे था, ठीक है ना, वेल्थ कैसे हासिल करनी है, ठीक है ना, सारा फोकस वेल्थ पे था। जो मार्शल है उसने फोकस किया था कि वेल्थ हासिल करने से ज़्यादा वेल्थ का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। वेल्थ हासिल कैसे करनी है ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उस वेल्थ को यूज़ किया जा सके। कैसे किया जाए कि उससे पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। देखो, वेल्थ को जब आप हासिल करने पे खाली लगा देते हो लोगों को कि वेल्थ हासिल करनी है, तो उससे क्या क्या नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। वेल्थ हासिल करने के मैंने जैसे बताया कि बहुत से नेगेटिव भी तरीक़ेकार हो सकते हैं, नेगेटिव मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को असल ऑब्जेक्टिव बताओगे कि यार वेल्थ को यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना, कि जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े, ऐसे नहीं कि आप इस तरह से वेल्थ हासिल कर रहे हो जिससे आपका तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, यानी आप कोई इस तरह के ख़तरनाक तरह के वेपन्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ड्रग्स बना रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, आप तो वेल्दी बन रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर पे जो है ना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो ये मकसद नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का मकसद पूरा नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाती है? हाउ टू यूज़ वेल्थ, कैसे वेल्थ को यूज़ किया जाए जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े। इकोनॉमिक वेलफेयर यानी इकोनॉमिक्स को आप समझ रहे हैं, उर्दू में अगर हम बोलें, उर्दू में भी एक वर्ड इसके लिए फलाह बहबूद यूज़ होता है। शायद आप लोग उर्दू भी, हम लोगों का बदकिस्मती है कि हमारी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो बेसिकली इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन अगर आप नोट करोगे थोड़ा सा लोगों में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर सकती है कि वो बस वेल्थ 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 पे सारी बात कर रहा है कि कैसे उस वेल्थ को अचीव करना है। मार्शल ने कहा वेल्थ को अचीव करने के साथ साथ वेल्थ को यूज़ कैसे करना है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, ये भी एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप लास्ट पॉइंट देख रहे होगे कि मार्शल की कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसने इकोनॉमिक्स का जो फोकस था, जो कि स्मिथ ने किस पे किया हुआ था? वेल्थ पर, उसने वो फोकस शिफ्ट करके किस पे कर दिया? वेलफेयर पर। ये मार्शल की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो रॉबिन की डेफिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहलाती है और वो इकोनॉमिक्स का आपको असल व्यू देगी। तो अभी आज की क्लास में, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी, तो हम इसको बस इन्हीं 2 डेफिनेशंस तक रखते हैं। इन डेफिनेशंस को बुक से भी आप लोग रीड करिएगा, और अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर है या एडमिन का नंबर है तो आप लोग कांटेक्ट कर लें। जो भी आप लोगों का देखें, क्विकली आप लोगों ने डिसीजन लेना है। आप लोग डेमो क्लासेस ले रहे हैं तो आप लोग डेमो क्लासेस भी कोई मिस मत करें, सारी डेमो क्लासेस लीजिएगा, और जो भी आप लोगों का डिसीजन है उसको क्विकली लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि डिसीजन लेने में ही जो है ना 1-2 चैप्टर्स हमारे हो जाएं और आप प्रॉपर क्लास ना ले रहे हो कि अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ और फिर आपका लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कोई भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मटेरियल जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से शेयर हो जाएगा। अभी मुझे नहीं पता कि कोई कॉमन ग्रुप है आप लोगों का। अगर कोई जुलाई बैच का ग्रुप बना है तो उसमें मैं ये स्लाइड्स और जो स्टडी टेक्स्ट है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग स्टडी टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एनी क्वेश्चन? वीक में कितनी क्लासेस होंगी? वीक में एटलीस्ट हमारी 4 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। अभी स्टार्टिंग में 4 से कम हो सकती हैं क्योंकि अभी डेमो क्लासेस हैं, ठीक है। बट ये कि एक दफ़ा हमारा जब जो है कंटिन्यूशन में हम आ जाएंगे तो एटलीस्ट 4 क्लासेस होंगी। ये टीचर्स पे डिपेंड करता है। देखें, टीचर या सब्जेक्ट आप कह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है कि मैं अगर वीक में 4 क्लासेस लेती हूँ तो मैं टाइमली कोर्स कंप्लीट करवा लूँगी, तो मैं 4 लूँगी। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है उसके टीचर आपसे 5 क्लासेस भी ले लें उसकी, ठीक है ना।
अच्छा, आपका नाम तो मेरे पास नहीं आ रहा, बट क्लासेस की टाइमिंग यही होंगी, यानी शाम की टाइमिंग्स होंगी क्लासेस की आप लोगों की। आप लोगों की क्लास 3 साढ़े 3 बजे से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, जैसे कि आज आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग है। तो क्लासेस की टाइमिंग्स यही होंगी। डे मैं अपना अगर बताऊं तो मेरा मंडे टू थर्सडे मैं यूजुअली क्लास लेती हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऑफ होता है। सम टाइम मैं सैटरडे को भी क्लास ले लेती हूँ, बट फ्राइडे और संडे मेरी मैं क्लास नहीं लेती, ठीक है। ये मैं अपने डे बता रही हूँ। बाकी आप जब सेकंड डेमो क्लास लेंगे, क्यूएम की आपकी क्लास है, क्यूएम की क्लास है ना आपकी, तो आप सर सिलान से उनके डेज और पूछ लीजिएगा तो आपको बता देंगे। तो मैं अपने आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरा फ्राइडे संडे तो मतलब हमेशा ऑफ होगा, ठीक है। सैटरडे सम टाइम मैं क्लास ले लेती हूँ, अगर मैक्सिमम देखिए 3 ही तो सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, तो मैक्सिमम कितनी क्लासेस हो सकती हैं? 3 ही क्लासेस हो सकती हैं, 2 या 3 क्लासेस होंगी मैक्सिमम। सब्जेक्ट ही 3 है, तो इससे 3 से ज़्यादा तो क्लासेस हो भी नहीं सकती। और हम जब स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हम सुबह से जाते हैं, कंटिन्यूस क्लास होती है, तो कोई आप लोगों की क्लास लेने की तो भाई एक वो होनी चाहिए ना कि क्लास, तो ये तो आप लोग वैसे भी इतनी लिया करते थे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। चले, बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप एडमिन के नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें फिर हम आगे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।